हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है एंड 2025 के रिज़ल्ट आने के बाद यूपीएससी ने दो और चीज़ें अभी अभी रिसेंटली अनाउंस की है। उसमें से एक चीज़ है यूपीएससी ने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का फाइनल कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर किया है वेरी रिसेंटली। एंड दूसरा, आज ही हमें ये देखने को मिला है कि यूपीएससी ने जितने जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स भी अनाउंस किए हैं। तो आज का ये जो वीडियो है उसका पर्पज़ ये है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम जो इतनी डिफ़िकल्ट मानी जाती है उसके पीछे की वजह क्या है, व्हाट मेक्स दिस एग्ज़ाम दिस मच डिफ़िकल्ट, और उस डिफ़िकल्टी में से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। अगर इस एग्ज़ाम का नेचर आप अच्छे से जान लेंगे तो आपके लिए भी ये काफ़ी आसान होगा कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखते हैं कि क्यों ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो कट ऑफ आया है उसकी। जब से कट ऑफ अनाउंस हुआ है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सर इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है वगैरह वगैरह। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर कट ऑफ जनरल कैटेगरी का आया है 92.66। ऑफ कोर्स जो पिछले 2 साल से कट ऑफ जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि 2025 के पेपर में कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा है। बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। बट अगर आप मेंस और इंटरव्यू के मतलब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट इसमें 10 से 20 मार्क की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। 10-20 मार्क की रेंज आपको लगेगा कि सर ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखेंगे और उसका जो टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर को जब कंपेयर करते हैं 10-20 मार्क के वैल्यू से तो वो बहुत ही कम है। मियरली इट इज़ 5% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो इसका मतलब है कि नो डाउट हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ ज़्यादा हुआ उसकी वजह से ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, दैट कैन बी सेड। बट हाँ, ये हम एग्जैक्टली उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते। सिलेक्शन के लिए आपको मेंस और इंटरव्यू का स्कोर जो है सिर्फ वही तय करता है कि आपका रैंक कौन सा होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। और ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट बनता है। अगर हम जो अभी मार्क्स अनाउंस हुए हैं सारे कैंडिडेट्स के वो देखें तो ये रैंक 1 से लेके जितने भी कैंडिडेट्स इस साल पास आउट हुए हैं उन सबके मार्क्स हैं। जिनका फर्स्ट रैंक आया है उनके मार्क्स आप देख सकते हैं कि जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें उनका स्कोर है 867। जो पर्सनालिटी टेस्ट है मतलब इंटरव्यू में उनका स्कोर 204 है। कुल मिला के उनका स्कोर जो है वो 1071 है और उनका फर्स्ट रैंक आया है। तो यूपीएससी ने ये पूरा लिस्ट जारी किया है और उस लिस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि मेंस का स्कोर, इंटरव्यू का स्कोर, फाइनल स्कोर क्या है, रैंक क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 1071 मार्क्स है, फिर अगर आप इवन रिजर्व कैटेगरी भी देखेंगे, जैसे सेकेंड रैंक जो है उनका ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ तो उनका स्कोर जो है वो भी इसमें आपको 4 मार्क का ही गैप दिखेगा। फिर उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस से मैं देखूं तो वहाँ पे भी मुझे 1035 मार्क दिख रहे हैं। तो वैसे अगर मैं देखूं कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के इंसान को भी मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक लाना है या अच्छा रैंक लाना है तो उसमें भी मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यूपीएससी में अगर 1000+ मार्क्स है तो मतलब वो अच्छा स्कोर माना जाता है। तो दूसरा रीज़न यहाँ से मुझे मिलता है कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि लास्ट जो 2025 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें से आपको 1000 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जाके आपका अच्छा रैंक आ सकता है। अच्छा रैंक आने का मतलब होगा कि आपको आपकी जो भी चॉइस ऑफ पोस्ट है, चॉइस ऑफ सर्विस है, वो आपको मिल सकती है। तो दूसरा रीज़न यहाँ से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपके स्कोर ज़्यादा है तब जाके आप इस एग्ज़ाम में आपको जो भी सर्विस चाहिए वो ले सकते हैं। थोड़ा और अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें तब जाके हमें एग्जैक्ट रीज़न मिलेगा कि ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट क्यों माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एनालाइज की है। सबसे पहली बात कि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर हम देखें कि उसमें जिनका फर्स्ट रैंक है तो ऑल इंडिया रैंक 1 का जो स्कोर है टोटल वो है 1071। और अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स का लिस्ट निकालूं तो जो अभी हमारे पास लिस्ट था इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं कि अगर हम
456 रैंक पे चले जाए, तो ये 456 रैंक पे आपको जनरल कैटेगरी का या फिर अनरिजर्व कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट मिलेगा। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जिनका 456 रैंक है, यहां पे आपको लास्ट रैंक मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। कुछ नहीं लिखा मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है। इसका स्कोर अगर हम देखेंगे तो ये है 963। हालांकि आप देख सकते हैं कि 963 स्कोर जो है वो कहां से शुरू होता है। अगर मैं 963 रैंक की बात करूं जो कि शुरू होता है यहां से, जिनका रैंक 438 है उनका स्कोर भी 963 है, और जिनका रैंक 457 है उनका रैंक भी उनका स्कोर भी 963 है। मतलब 438 से लेके 457 तक के जो कैंडिडेट्स हैं उन सबका टोटल स्कोर सेम ही है। उन सबका टोटल स्कोर जो है वो 963 है। अब वो कैसे डिसाइड होता है उसके लिए हम थोड़ा और मतलब डिटेल में जाना पड़ेगा, तो उसकी चर्चा अभी हम यहां नहीं करेंगे। हमारा आज का मुद्दा ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस एग्जाम को डिफिकल्ट बनाती है। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट को देखूं जिनका स्कोर 963 है, अब इसको मैं कंपेयर करता हूं जिनका फर्स्ट रैंक है उनसे, क्योंकि फर्स्ट रैंक जिनका है वो अनरिजर्व कैटेगरी से है। तो इन दोनों के मार्क्स के बीच में मुझे डिफरेंस मिलता है 108 मार्क का डिफरेंस है। अब इन दोनों के रैंक में मुझे कितना डिफरेंस मिलता है, 456। तो अनरिजर्व कैटेगरी का फर्स्ट रैंक होल्डर वो है ऑल इंडिया रैंक 1, अनरिजर्व कैटेगरी का लास्ट रैंक होल्डर उसका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 456। अब 456 के सामने 108 मार्क का डिफरेंस अगर है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे लगभग 4:1 का रेशियो है। हाँ, एक्चुअल में अगर हम देखने जाए तो ये जो 456 है उसमें से भी 162 कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर मैं उनको माइनस करूंगा तो ये रेशियो थोड़ा और कम हो जाएगा, बट हाँ हम रैंक को ही कंसिडर कर रहे हैं यहां पे, तो मतलब 4:1 का रेशियो। एंड व्हाट डज दिस 4:1 रेशियो सजेस्ट कि एक मार्क पे लगभग 4 पोजीशन की कंपटीशन है। एक मार्क आपका कम हुआ मतलब आप 4 पोजीशन नीचे चले जाओगे। कुछ केस में 4 से ज्यादा भी हो सकता है। अभी हमने देखा 438 से लेके 457 तक एक जैसा स्कोर है, वहां तो एक मार्क के डिफरेंस का मतलब होगा कि 15-20 रैंक पीछे चले जाओगे। ये जो 4:1 का रेशियो है, ये रेशियो इस एग्जाम को सबसे डिफिकल्ट बनाता है। विच मीन्स अगर आपने एक भी मार्क गवाया तो आपने 4 पोजीशन गवा दी, 4 रैंक गवा दिए। 2 मार्क्स पे 8 रैंक का नुकसान हो जाएगा, 10 मार्क पे 40 रैंक का नुकसान हो जाएगा। और इसका मतलब कि जैसे जैसे आपका रैंक नीचे आता जाएगा, पहली जो कंसीक्वेंस होगी वो ये होगा कि आपको आपके चॉइस की सर्विस नहीं मिलेगी। अगर रैंक थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया तो फिर ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अब ये किस केस में हो सकता है हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट कैन मेक यू लूज, कि भाई आप क्या कैसे जब आप ये एग्जाम के अंदर फेल होंगे तो किस हिसाब से आप फेल हो सकते हैं। क्यों कोई इंसान ऐसा है कि जो मेहनत करने के बावजूद ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह 3 हो सकती है। पहला कि आपका जो मेंस लिखने का स्पीड है वो कम है। पहली वजह ये है कि अगर आपका मेंस लिखने का स्पीड कम है, आप टाइम टू टाइम आंसर कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है आपका प्रेजेंटेशन कमजोर है। अगर आप जो आंसर लिखते हैं वो आंसर एग्जामिनर ठीक से नहीं पढ़ पाता, या आपने अपने थॉट्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में हम कुछ सोच रहे हैं, उसको हम लिख नहीं पाते हैं। तो अगर हमारा प्रेजेंटेशन कमजोर है तो भी ये चीज हो सकती है। और तीसरा रीजन हो सकता है इंटरव्यू। कैसे हो सकता है, तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी स्पीड कम है तो क्यों आप ये एग्जाम के अंदर फेल हो सकते हैं। पहला रीजन देखिए, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ऐसा सिनेरियो है कि अगर आपकी स्पीड कम है तो आप मेंस के अंदर जितने भी पेपर है उसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपका छूट गया।
हाइपोथेटिकली हम ऐसा सिनारियो मान लेते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आपकी स्पीड कम है तो एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके छूट सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए मान लेते हैं कि आपका कोई एक क्वेश्चन छूट गया। अगर आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा? मान लीजिए जीएस पेपर 1, 2, 3 के अंदर आपका एक एक क्वेश्चन छूट गया, जो 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो मतलब यहां 45 मार्क का छूट गया है। उसके बाद जीएस पेपर 4 के अंदर मान लीजिए कोई एक केस स्टडी भी छूट जाएगा तो वो 20 मार्क का नुकसान करवाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1, 2, अब वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल कौन सा है, लेकिन आमतौर पे अगर हम 15 मार्क का एक क्वेश्चन गिने तो अगर दोनों ऑप्शनल के अंदर एक एक क्वेश्चन छूट गया तो यहां 30 मार्क्स का कंटेंट छूट गया है। अगर एक एक क्वेश्चन पे मैं इसका टोटल भी करता हूं तो वो 95 मार्क्स होता है। चलो हम राउंड फिगर 100 मार्क्स ले लेते हैं। 100 मार्क्स का कंटेंट छूटने का मतलब अभी मैंने रेशियो बताया 1:4, तो यहां पे आप कितने रैंक पीछे चले जाओगे? 400 रैंक पीछे चले जाओगे। हुआ कुछ नहीं है, आपकी स्पीड उतनी कम है कि आप एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ देते हो, उतना एक क्वेश्चन छोड़ने पे आपको जो नुकसान होगा वो नुकसान कितना? 400 रैंक का है। अब आप जस्ट इमेजिन कर सकते कि अगर 2 क्वेश्चन छूट गए, कोई भी 2 पेपर के अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, तो उससे क्या होगा? आप सीधा लिस्ट से बाहर चले जाओगे, उसमें फिर आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैं यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी को कंसिडर करके ये बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमने देखा कि फर्स्ट रैंक है और 456 रैंक है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आपकी स्पीड कम है, पहला नुकसान आपको यहां पे होगा कि आपका रैंक बहुत ही पीछे जा सकता है। सो पहली चीज आपको फोकस करनी किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरा मैंने बताया कि अगर आपका प्रेजेंटेशन कमजोर है, अगर आपका प्रेजेंटेशन कमजोर है तो आप इसको यूं समझिए कि 2 लोग हैं ए और बी, दोनों ने एक जैसा आंसर लिखा है, बी जो है उसका प्रेजेंटेशन ए की कंपैरिजन में थोड़ा वीक है। तो सीधी बात है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को आप समझ सकते हैं कि ए की कंपैरिजन में बी को उसी आंसर के लिए आधा मार्क कम मिलेगा, और अगर वो आधा मार्क कम मिलता है तो उसकी असर क्या होती है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जीएस पेपर 1, 2, 3 के अंदर अगर मुझे आधा मार्क कम दिया जाता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर मुझे आधा मार्क मेरे कंपटीटर से कम मिलता है, तो एक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, तो एक पेपर के अंदर अगर 20 क्वेश्चन है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के अंदर आधा मार्क कम मिल रहा है, तो 10 मार्क का नुकसान होगा। मैं तो यहां एक ही पेपर को काउंट कर रहा हूं। अगर 10 मार्क का एक पेपर में नुकसान है तो 3 पेपर के अंदर 30 मार्क्स का नुकसान है। फिर उसके बाद अगर आप जीएस पेपर 4 को कंसीडर करेंगे तो 19 क्वेश्चन होते हैं। चलो हम राउंड फिगर मान लेते हैं कि उसमें 10 मार्क का नुकसान हो गया, हालांकि उसमें ज्यादा हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर मान लेते हैं 10 मार्क का नुकसान हो गया। ऑप्शनल के दोनों पेपर को कंसीडर करूं, एक पेपर में 15 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शनल है, तो वहां पे मान लो कि राउंड फिगर 20 मार्क का नुकसान हो गया। अब अगर मैं इसका टोटल करता हूं यहां पे सिर्फ एक पेपर कंसीडर करके, तो भी ये 40 मार्क होता है। अगर मैं तीनों पेपर कंसीडर करूं तो फिर ये 60 मार्क हो जाएगा। और अभी मैंने आपको रेशियो बताया कि अगर 60 मार्क का रेशियो है तो यहां पे कितना नुकसान हो सकता है? 1:4 का रेशियो है तो 240 रैंक का नुकसान हो जाएगा। 40 मार्क का भी अगर आप मान लीजिए प्रेजेंटेशन कमजोर है तो भी 160 रैंक का नुकसान हो जाएगा। 250 रैंक पीछे रहने का मतलब यह होगा कि आपको आपकी चॉइस की सर्विस नहीं मिल सकती, और यह सिर्फ मैंने तब काउंट किया आधा मार्क आपका आपके कंपटीटर से कम है। अगर एक गया आपके कंपटीटर की कंपैरिजन में, तो ये 250 का डिफरेंस जो है वो 500 में कन्वर्ट, और 500 में कन्वर्ट होने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। So the second important thing that makes this exam difficult is your presentation. How you present your thoughts. आप जो भी समझ रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, उसको आप कैसे पेपर पे एक्सप्रेस करते हैं। So ये दूसरी चीज है कि जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है, इसलिए आपको प्रेजेंटेशन पे काम करने की जरूरत। अब हम तीसरी बात करते हैं। मान लीजिए कि मेंस के अंदर आपका अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, अब यहाँ पे आपको इंटरव्यू जो है वो थोड़ा सा नुकसान पहुंच। इस साल के रिजल्ट को अगर हम देखें ध्यान से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 है उनके मेंस में मार्क्स है 867, इंटरव्यू में है 204, तो उनका स्कोर ये है, उनका रैंक 1 है। जिनका रैंक 14 है उनके मेंस में मार्क्स है 862,
तो आप देख सकते हैं यहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 मार्क का ही तो डिफरेंस है, लेकिन यहां पे आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इस डिफरेंस का नतीजा क्या आया, आपका स्कोर कम हो गया, स्कोर कम हो गया तो आपका रैंक पीछे चला गया। सिमिलरली अगर आप ऑल इंडिया रैंक 31 देखेंगे तो उनका मेंस में स्कोर है 855, अगेन इंटरव्यू में स्कोर है उनका सिर्फ 165 और उसका नतीजा क्या आएगा, टोटल स्कोर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका रैंक भी पीछे चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं कि जहां पे इन्होंने मेंस में अच्छे से कंपीट किया है रैंक 1 को, बट कहां पे उनका स्कोर कम हो जाता है, इंटरव्यू में। तो तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इंटरव्यू में अगर किसी और कैंडिडेट से आपका स्कोर कम है तो वहां पे भी आपका रैंक पीछे जा सकता है। सो यहां पे मैंने आपको 5 चीजें बताई है। पहला कि इस साल का जो कट ऑफ है नो डाउट वो पिछले साल से ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट माना जा सकता है। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि कैसे इस साल जो रैंक 1 है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, वहां पे स्कोर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है पिछले साल की कंपैरिजन में। बट ओरिजिनल रीजंस क्या है, तो उसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की, जिसमें अगर आपकी स्पीड कम है तो ये एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट है, अगर आपका प्रेजेंटेशन वीक है तो ये एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट है, और अगर इंटरव्यू के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तब जाके आपका एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट बन सकता है। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि ये एग्जाम डिफिकल्ट क्यों है। इस टाइप के अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।